नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सैपियंस बुक पर चर्चा कर रहे हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी की बुक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा सोचने की कीमत। अपनी अनेक भिन्नताओं के बावजूद तमाम मनुष्य प्रजातियां कई पारिभाषिक लक्षणों को साझा करती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय यह है कि मनुष्यों के पास दूसरे प्राणियों के मुकाबले असाधारण रूप से बड़ा मस्तिष्क है। 60 किलोग्राम के वजन वाले स्तनपायी प्राणियों के मस्तिष्क का औसत आकार 200 घन सेंटीमीटर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 25 लाख साल पहले के सबसे प्राचीन पुरुषों और स्त्रियों के मस्तिष्क लगभग 600 घन सेंटीमीटर 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के थे। आधुनिक सैपियंस औसतन 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर मस्तिष्क धारण करते हैं। नियंडरथल के मस्तिष्क इससे भी बड़े होते थे। विकास प्रक्रिया द्वारा बड़े मस्तिष्कों का चयन किया जाना हमें बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है। हम अपनी ज़बरदस्त बुद्धिमत्ता को लेकर इतने आसक्त हैं कि हम मानते हैं कि जहाँ तक दिमागी शक्ति का सवाल है वह जितनी ज़्यादा हो उतनी ही अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्ली परिवार ने ऐसी बिल्लियों को उत्पन्न किया होता जो गणना कैलकुलस कर सकती। समूचे प्राणियों के साम्राज्य में मानव जीनस ही ऐसी भीषण चिंतनशील मशीनों के साथ क्यों प्रकट हुआ। तथ्य यह है कि एक भारी भरकम मस्तिष्क शरीर पर बहुत बड़ा बोझ है। उसे ढोना आसान नहीं है, खासतौर से जब वह एक विशालकाय खोपड़ी के अंदर बंद हो। उसे ईंधन उपलब्ध कराना और भी मुश्किल है। सैपियंस में मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2 से 3% होता है। लेकिन जिस वक्त शरीर आराम कर रहा होता है उस वक्त वह शरीर की 25% ऊर्जा को उपभोग करता है। इसकी तुलना में दूसरे वानरों के मस्तिष्क को विश्राम काल में ऊर्जा के मात्र 8% की जरूरत होती है। आदिम मनुष्यों ने अपने विशाल मस्तिष्कों की कीमत दो तरीके से चुकाई है। एक, उन्हें भोजन की तलाश में अपना ज़्यादातर समय बिताना पड़ता था। दूसरे, उनकी मांसपेशियां क्षीण हो गई थीं। जिस तरह कोई सरकार पैसे को प्रतिरक्षा के मद से शिक्षा के मद में स्थानांतरित कर देती है, उसी तरह मनुष्यों ने ऊर्जा को बाहों के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों से स्नायु में स्थानांतरित कर दिया था। इसे पूर्व निश्चित नतीजा शायद ही कहा जा सके कि यह घास के मैदान सवाना में जीवित बने रहने की एक अच्छी रणनीति है। एक चिंपैंजी किसी बुद्धिमान मनुष्य से तर्क में नहीं जीत सकता, लेकिन वह आदमी को लत्तों की बनी गुड़िया की तरह चीर सकता है। आज बड़े मस्तिष्क काफ़ी कारगर हैं, क्योंकि हम कारें और बंदूकें तैयार कर सकते हैं जो हमें चिंपैंजियों से ज़्यादा तेज़ भागने में सक्षम बनाती हैं, और हम उनसे कुश्ती लड़ने के बजाय एक सुरक्षित दूरी से उन पर गोली दाग सकते हैं। लेकिन कारें और बंदूकें हाल ही की चीज़ें हैं। 20 लाख से ज़्यादा वर्षों तक मनुष्यों का तंत्रिका नेटवर्क लगातार विकसित होता रहा, लेकिन कुछ चकमक चाकुओं और नुकीली छड़ियों के अलावा मनुष्यों के पास दिखाने लायक बहुत कम था। तब वह क्या चीज़ थी जिसने उन 20 लाख सालों के दौरान विशालकाय मानव मस्तिष्क के विकास को प्रेरित किया? ईमानदारी से कहें तो हम कुछ नहीं जानते। एक अन्य अद्वितीय मानवीय लक्षण यह है कि हम अपने दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलते हैं। सीधे खड़े होकर खेल या शत्रुओं के लिए घास के मैदान का निरीक्षण करना आसान है, और हाथ जो चलने के लिए गैर ज़रूरी हैं, पत्थर फेंकने या संकेत करने जैसे दूसरे कामों के लिए आज़ाद हैं। ये हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते थे, उतने ही इन हाथों के मालिक कामयाब थे। इसलिए विकासपरक दबाव स्नायुओं और हथेलियों और उंगलियों की बढ़ती हुई एकाग्रता का कारण बना। नतीजतन मनुष्य ने नतीजतन मनुष्य अपने हाथों से मुश्किल काम कर सकता है। ख़ास तौर से वे परिष्कृत औजार गढ़ सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। औजारों के निर्माण का पहला साक्ष्य 20 लाख साल पुराना है। औजारों का निर्माण तथा उपयोग वह कसौटी है जिसके आधार पर पुरातत्वविद प्राचीन मनुष्यों की पहचान करते हैं। लेकिन तनकर चलने का अपना नकारात्मक पहलू भी है। हमारे आदि पूर्वजों की हड्डियों का ढांचा लाखों साल के दौरान एक ऐसे प्राणी को थामे रखने के लिए विकसित हुआ था जो चारों पैरों पर चलता था और जिसका सिर अपेक्षाकृत छोटा था। तन का खड़े होने की स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाना खासी चुनौती थी, खासतौर से तब जब ढांचे को एक अतिरिक्त रूप से बड़े कपाल को थामना जरूरी था। मानव जाति ने अपनी बुलंद दृष्टि और
उद्यमशील हाथों की कीमत पीठ के दर्द और गर्दन के अकड़ने से चुकाई। स्त्रियों को अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ी। एक तनी हुई चाल के लिए छोटे नितंब जरूरी थे जो प्रसव नलिका को संकुचित करने वाले थे, और ये ठीक उस वक्त जब शिशुओं के सिर उत्तरोत्तर बड़े हो रहे थे। प्रसवकालीन मृत्यु मनुष्य माताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। जिन स्त्रियों ने पहले बच्चे जने थे, जब शिशुओं के मस्तिष्क और शरीर अपेक्षाकृत छोटे और लचीले हुआ करते थे, वे ज़्यादा कामयाब रहीं थीं और वे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए जीवित रह सकीं। प्राकृतिक वर्ण ने परिणामतः शुरुआती प्रसवों का सहारा दिया, और वाकई दूसरे प्राणियों के मुकाबले मनुष्यों का जन्म समय से पहले हो जाता है, जबकि उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी कार्य प्रणालियाँ पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई होती। एक बछड़ा जन्म लेने के कुछ ही समय बाद दौड़ने लग सकता है। बिल्ली का बच्चा जन्म लेने के कुछ ही हफ्तों बाद अपनी माँ को छोड़कर खुद ही भोजन तलाशने के लिए निकल पड़ता है। इंसानी बच्चे असहाय होते हुए भरण पोषण, संरक्षण और शिक्षा के लिए कई वर्षों तक अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं। इस चीज़ ने मानव जाति की असाधारण सामाजिक क्षमताओं और उसकी अनूठी सामाजिक समस्याओं में बड़ा योगदान किया है। पीछे लगे मोहताज बच्चों के साथ अकेली माताएं अपनी संतानों और खुद के लिए शायद ही पर्याप्त भोजन जुटा पाती थीं। बच्चों को बड़ा करने में परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों की निरंतर मदद जरूरी होती थी। मनुष्य को बड़ा करने में एक पूरा कुटुंब लगता है। इस तरह विकास ने उन लोगों का साथ दिया जो मजबूत सामाजिक बंधन गढ़ने में सक्षम थे। साथ ही चूंकि मनुष्य अपरिपक्व स्थिति में जन्मे होते हैं, उन्हें दूसरे प्राणियों के मुकाबले एक बड़ी सीमा तक शिक्षित और सामाजिकृत किया जा सकता है। बहुत से स्तनपायी गर्भ से इस तरह निकलते हैं जैसे आवा से चमकता हुआ मिट्टी का बर्तन निकलता है। नया आकार देने की कोई भी कोशिश उनमें खरोंच पैदा कर सकती है और उन्हें तोड़ दे सकती है। मनुष्य भट्टी से निकले लचीले कांच की तरह गर्भ से निकलते हैं। उन्हें आश्चर्यजनक आज़ादी के साथ घुमाया ताना जा सकता है और आकार दिया जा सकता है। यही वजह है कि आज हम अपने बच्चों को ईसाई या बौद्ध, पूंजीवादी या समाजवादी, लड़ाकू या शांतिप्रिय बनाने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि एक बड़ा मस्तिष्क और औजारों का इस्तेमाल सीखने की उत्कृष्ट क्षमताएं और जटिल सामाजिक संरचनाएं बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ये बात स्वतः सिद्ध लगती है कि इन चीज़ों ने मानव को पृथ्वी का सबसे ताकतवर प्राणी बनाया है, लेकिन मनुष्य इन तमाम सुविधाओं को पूरे 20 लाख वर्षों तक भोगते रहे, जिस दौरान वे कमज़ोर और महत्वहीन बने रहे। लिहाजा 10 लाख साल पहले के मनुष्य अपने बड़े मस्तिष्कों और पत्थर के अपने पैने औजारों के बावजूद लगातार शिकारियों के भय में रहते थे। कभी कभार ही बड़े शिकार किया करते थे और मुख्यतः वनस्पतियां बटोरकर, कीड़ों को पकड़कर, छोटे जानवरों का पीछा करके और ज़्यादा ताकतवर मांसभक्षियों द्वारा छोड़ दिया गया सड़ा हुआ मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे। शुरुआती पत्थर के औजारों का एक सबसे आम उपयोग हड्डियों को तोड़कर मज्जा निकालने के लिए होता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हमारा मूल सहारा था। जिस तरह कठफोड़वे पेड़ों के तनों से कीड़ों को निकालने में महारत हासिल कर लेते हैं, उसी तरह मनुष्यों ने हड्डियों से मज्जा निकालने में महारत हासिल कर ली थी। मज्जा क्यों? मानिए या मान लीजिए कि आप शेरों के एक झुंड द्वारा एक जिराफ को मार गिराकर खाते हुए देखते हैं। उनका भोजन पूरा होने तक आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करते, लेकिन आपकी बारी अभी भी नहीं आई है, क्योंकि पहले लकड़बग्घे और फिर शियार मृत जानवर की उस झूठन को खाएंगे, और आप उनके इस काम में दखलंदाजी की हिमाकत नहीं कर सकते। इसके बाद ही आप और आपकी टोली सावधानी के साथ दाएं बाएं देखते हुए उस लाश के कंकाल की ओर बढ़ेंगे और बचे कुचे खाने लायक मांस तंतुओं पर झपटेंगे। यह हमारे इतिहास और मनोविज्ञान को समझने की एक कुंजी है। भोजन की श्रृंखला में मानव जीनस की स्थिति हाल ही के समय तक लगातार बीच की हुआ करती थी। लाखों वर्षों तक मनुष्यों ने छोटे प्राणियों का शिकार किया। जो कुछ बटोर सकते थे उसे बटोरा
जो कुछ बटोर सकते थे उसे बटोरा। जिस दौरान वे बड़े शिकारियों द्वारा शिकार बनाए जाते रहे। ये महज 4 लाख साल पहले की बात है, जब मनुष्यों की कई प्रजातियों ने नियमित रूप से बड़े शिकार करना शुरू की, और ये होमोसेपियंस के अभ्युदय के साथ घटित महज पिछले 1 लाख सालों की घटना है कि मनुष्य भोजन श्रृंखला के शिखर पर जा पहुंचा। मध्यवर्ती स्थिति से शिखर पर लगाई गई इस शानदार छलांग के व्यापक नतीजे हुए। शेर और शार्क जैसे जो दूसरे प्राणी इस पिरामिड के शिखर पर पहुंचे थे, वे लाखों वर्षों के दौरान धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचे थे। इस चीज़ ने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की उन नियंत्रणों और संतुलनों को विकसित करने में मदद की जो शेरों और शार्कों को भारी तबाही मचाने से रोकते हैं। जब शेर ज़्यादा घातक होते गए, तब हिरणों ने और तेज़ दौड़ने, लकड़बग्घों ने बेहतर ढंग से सहयोग करने और गैंडों ने और ज़्यादा गुस्सैल होने की सामर्थ्य विकसित कर ली। इसके विपरीत मानव इतनी फुर्ती से शिखर पर जा पहुंचा कि पारिस्थितिकी तंत्र को तालमेल बैठाने का समय ही नहीं मिल सका। इसके अलावा खुद मनुष्य तालमेल बैठाने में नाकामयाब रहे। महाद्वीप के सबसे शीर्षस्थ शिकारी तेजस्वी जीव हैं। लाखों वर्षों के प्रभुत्व ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। सैपियंस इसके विपरीत काफ़ी हद तक छोटे अविकसित देश की तरह हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों पर निर्भर होती है। अभी हाल ही के वक्त तक घास के मैदान सवाना की एक कमज़ोर नस्ल रह चुकने के बाद हम अपनी स्थिति को लेकर भय और उद्विग्नताओं से भरे हैं। यह स्थिति हमें और भी क्रूर और ख़तरनाक बनाती है। इस अति उतावली छलांग के नतीजे में घातक युद्धों से लेकर पर्यावरण संबंधी तबाहियों तक अनेक ऐतिहासिक आपदाएं घटित हुई हैं। धन्यवाद।